बिहार का महापर्व खत्म होते ही बिहार का दूसरा महापर्व शुरू हो चुका है और वो है बिहार विधानसभा चुनाव। अब इस बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तो चल रही है और उसी तैयारियों को जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं पटना। और पटना के दैनिक जागरण की जो प्रिंट हाउस है, जहां पे खबरें जो है वो तमाम अलग अलग एंगल से लिखी जा रही है, उसको प्रकाशित की जाएगी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी प्लीज़ इस तैयारी को एक बार दिखाइए और इन लोगों से हम एक एक कर समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव के जो मुद्दे हैं वो क्या क्या हैं। क्या इस बार कुछ नए मुद्दे आने वाले हैं, या जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण जो है एक मेन मुद्दा रहता है, क्या इस बार भी जातीय समीकरण ही काम आएगा? क्या इस बार भी एमवाई समीकरण पे वोट दिए जाएंगे? ये समझेंगे हम। हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। सर, आपसे हम समझना चाहेंगे कि इस बार का जो बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिस तरीके से अभी तक हमने रोजगार को लेकर हमारी जनता बात करती है, जातीय समीकरण को लेकर बात करती है, इस बार क्या नया मुद्दा रहने वाला है? देखिए, बिहार में मुद्दे हमेशा एक ही होते हैं। सबसे पहले तो बिहार में जब वोट देने की बारी आती है तो एक सबसे बड़ा समीकरण कहा जाता है कि यहाँ जातीय समीकरण सबसे ज़्यादा हावी होता है। तो अभी मुद्दे बहुत हैं। पिछले बार भी रोजगार का मुद्दा था, तेजस्वी यादव ने रोजगार का मुद्दा उठाया था। इस बार भी रोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा है, और एक लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि बिहार 20 साल पहले बिहार ने जो देखा है माहौल, तो वो एक लॉ एंड ऑर्डर का भी मुद्दा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री भी लगातार कहते रहते हैं कि जंगल राज वापस आएगा। तो एक लॉ एंड ऑर्डर, रोजगार, विकास, ये सब मुद्दे हैं। लेकिन वोट देने के समय में लोग जो हैं वो जाति को देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ये देखने की बात होगी इस बार। बहुत शुक्रिया आपका। और भी तमाम चीज़ों को हम समझेंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर, पटना का क्या समीकरण बनता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, पटना का चुनाव मोटा मोटी फिक्स होता है। लोगों को पता होता है कि कहाँ और किसको वोट करना है। और जो शहरी क्षेत्र होता है वो जो जनरली अमूमन माना जाता है भाजपा का गढ़ होता है। तो यहाँ भी कमोबेश समीकरण उसी तरह के हैं। लगातार भाजपा यहाँ से चुनाव जीतती रही। जो पटना के 3 सीटें हैं उसमें लगातार भाजपा का दबदबा रहा है। कांग्रेस या राजद की कोशिश होती रही है, मगर काफ़ी सफलता उनको मिलती दिखाई नहीं दी। इस बार भी कमोबेश वही माहौल दिख रहा है यहाँ पटना में। तो हम एक युवा वर्ग जिनको हम जेनजी कहते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से जेनजी का प्रदर्शन जो है हमने नेपाल में देखा, और क्या वही सोच बिहार की भी जेनजीज रख रही है? क्या वही सोच भारत की जेनजीज का है, या फिर बिहार की जेनजीज जो है वो भी जातीय समीकरण को लेकर इस बार के चुनाव में मतदान करेगी? वो समझेंगे हम सर से। सर, आपको क्या लगता है बिहार की जो युवा पीढ़ी है, जो जेनजी है, वो क्या सोचती है? बिहार की युवा पीढ़ी अन्य जेनजी की तरह नहीं है, और यहाँ बहुत सजग और सतर्क है, और वो बदलाव के प्रति ज़्यादा आकृष्ट दिख रहे हैं। उन लोगों के लिए बिहार में जो पलायन है ये मुद्दा बन रहा है, रोज़गार है, निवेश की कमी है, इन सब की ओर ज़्यादा आकृष्ट हो रहे हैं। उन लोगों की कहीं ना कहीं जो सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिया जा रहा है कि हम निवेश के लिए नई नई कंपनियाँ आएंगी, उद्योग लगाए जाएंगे, स्टार्टअप्स की ओर जो आकर्षित किया जा रहा है, तो इन सब के लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो एक एंटी इनकम्बेंसी है वो युवाओं के बीच में, नई पीढ़ी के बीच में ज़्यादा चर्चा में है। और इसे लेकर के ही कहीं ना कहीं भाजपा की ओर से या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप नई पीढ़ी को जंगल राज के बारे में बताएं। तो कहीं ना कहीं डर है इसे लेकर के लोगों के मन में कि ये जो यूथ वोटर हैं लगभग 40 लाख जो नए बने हैं, जो 18 से लेकर के और 25 साल के युवा वर्ग, जो आयु वर्ग के हैं, उनको लेकर के कहीं ना कहीं खास करके सत्ताधारी दल में ज़्यादा डर का माहौल है। तो अन्य देश की बात करें, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, जेनजी की आप बात कर रही हैं, तो जहाँ वहाँ जो आंदोलन हुए हैं, चाहे अभी भारत में बात करें तो लद्दाख में जो कुछ हुआ है, तो उसे लेकर के बिहार में भी कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के बीच डर का माहौल है। और इसे कैसे मैनेज किया जाए, कैसे लोगों को भी उनको साधा जाए, इसे लेकर के ज़्यादा सरकार कॉन्शियस है। और सत्ताधारी दल के तरफ से खास करके जो बड़े लीडर हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, वो लोगों से चुनावी सभा में ये अपील कर रहे हैं कि जंगल राज के बारे में बताएं। वो पलायन रोकने के विषय में
नहीं बात कर रहे हैं, 21 साल हो गए सरकार, 20 साल हो गए सरकार में रहते हुए यहाँ, लेकिन उसके लिए क्या काम हुआ? युवाओं को छात्रवृत्ति दे देने से केवल काम नहीं होगा। यहाँ के यूथ माइग्रेट करने के लिए आज भी मजबूर हैं। कोई बेंगलुरु में है, कोई पुणे में है, कोई हैदराबाद में है, नोएडा में है। तो ये बड़ी संख्या में जो लोगों का पलायन हो रहा है, इसको कैसे यहाँ रोका जाए? इसको लेकर के कहीं ना कहीं यूथ के बीच में जो चेंजेस की बात आप कर रही हैं, उसे लेकर के काम करने की ज़रूरत है। अब सरकार की ओर से घोषणा की जा रही है, पहले भी सरकारें घोषणा करती रही हैं, लेकिन हकीकत में धरातल पे वैसा कुछ काम नहीं हो रहा है। उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो आपने समझा कि किस तरीके से जेनजीज जो है बिहार की वो अपनी सोच को रखती है, और हम सीधा बिहार के पटना में आकर आपको दिखाने की और समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में जो है वो रंग बदलता हुआ शायद दिख सकता है। लेकिन एक वर्ग, खासकर महिलाओं को लेकर भी हम बातचीत करेंगे कि जिस महिला को शायद एक कमज़ोर वोटर के तौर पर देखा जाता था, आज उसी महिला वोटर की अगर हम बात करें तो 2020 के चुनाव की हम बात करते हैं, जब महिला वोटर ने 59% यानी कि लगभग 59% महिलाओं ने वोट किया था, और जो पुरुष मतदाता थे वो लगभग 46% थे। तो महिला वोटर जो हैं वो काफ़ी एक बड़े पैमाने पर वोट कर रही हैं, और वो कहीं ना कहीं वो तय करेंगी कि अब आगे 2025 के बाद जो 5 साल बिहार की जो दिशा होगी वो किस तरफ होगी। सर, महिलाओं जो एक तरह से हम बोले नीतीश कुमार की कोर वोटर मानी जाती हैं, क्या लगता है वो इस बार नीतीश कुमार का साथ देंगी या कुछ बदलाव चाहती है? महिलाओं के लिए हर जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके सब लोग मतलब फेवरेट वोटर हो गई हैं एक तरह से आजकल, और पिछले 2-3 चुनाव में ऐसा रिजल्ट भी आया है, इस वजह सबका फोकस है। नीतीश कुमार ने एक अपना काम किया है, जीविका का एक बड़ा समूह बनाया था, और उससे स्वाभाविक तौर पे महिलाओं का अट्रैक्शन है। उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है, सामाजिक स्थिति सुधरी है, तो स्वाभाविक तौर पे उनको हर चुनाव में इसका एक एडवांटेज मिलता रहता है। इस बार उन्होंने भी कई तरह घोषणाएं की, और सबसे बड़ा मुद्दा जो 10,000 जो उन्होंने कैश दिया जो अपना उद्योग लगाने के लिए, वो एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है चुनाव में। निसंदेह इसका लाभ मिलेगा। हालांकि दूसरी पार्टियों ने भी घोषणा की है, लेकिन वो एक लिटमस टेस्ट है। उसका क्या रिजल्ट आएगा ये कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन नीतीश कुमार का एक मतलब जो उन्होंने किया है उसको उसी का उन्होंने कड़ी को आगे बढ़ाया है। इस लिहाज से कह सकते हैं कि इसका फायदा एनडीए को मिल सकता है। जी सर, इंडी गठबंधन या फिर महागठबंधन हम कहें बिहार में, तो उन्होंने भी जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उनके जो 20 मुख्य पॉइंट है उसमें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है। चाहे वो हम 10,000 रुपये देने की बात करें, बिल्कुल वोट से पहले हर महिलाओं को 10,000, जीविका दीदी को लेकर बात की गई है, और तमाम महिलाओं को साधते हुए उन्होंने पॉइंट बनाया। तो क्या लगता है कि वो एनडीए के लिए डेंट हो सकता है उनका जो मैनिफेस्टो है? कुछ घोषणाएं ऐसी होती है ना जिसपे आप सब कुछ देने का वादा कर लेंगे ना, तो लोगों को भरोसा थोड़ा दिखता है। एक लिमिट में अगर कोई भी घोषणा की जाए या वादा किया जाए तो लगता है कि चलो कोई इतना कुछ कर सकता है। आप हर किसी को सरकारी नौकरी, हर किसी को सब कुछ दे दीजिएगा, तो थोड़ा सा भरोसे का सवाल तो है। इतनी जो वादे किए गए हैं, दरअसल नीतीश कुमार टेस्टेड इनका रिजल्ट है। इन्होंने जो किया है, एक तरह से आप जीविका का थोड़ा एक कंसेप्ट समझेंगी तो उन्होंने गाँव में एक तरह से एक समूह पूरा बनाया 10-14 महिलाओं का, उसमें उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी, तो स्वाभाविक तौर पे महिलाओं मुखर होकर बोलने लगी। स्थिति सुधरी है। वो जो मन से कहते हैं कि महिलाओं की हालत सुधरी है, वाकई सुधरी है। ये लोग क्या है ना कि इधर दूसरा पक्ष जो है ये बोलते जरूर है, निस्संदेह ये करेंगे नहीं करेंगे बात की बात है, लेकिन अभी तक फिलहाल जो टेस्टेड है भरोसा तो उस पर ज़्यादा होगा ना, बनिस्पत की जो टेस्टेड नहीं है। आप एक तरफ हर तरह का भरोसा कर रहे हैं, आपको वोट चाहिए, और एक तरफ टेस्टेड आदमी, तो टेस्टेड की तरफ आदमी ज़्यादा जाता है जहाँ की आजमाया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। इसलिए ऐसा नहीं कि वो नहीं करेंगे, हम ये बिल्कुल इस बात से मतलब खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन टेस्टेड की तरफ लोग ज़्यादा झुकाव जाएगा। महिलाओं को भी लगता है कि नहीं इनका किया हुआ है, ये कर देंगे, और यहाँ इतना ज़्यादा भरोसा है सब कुछ कर देने का, तो एक थोड़ा सा आदमी को होता है ना कि भरोसा दिखता है थोड़ा सा। आप सब कुछ देने का, चांद तारा सब कुछ लाके हम दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। महिलाओं के लिए बहुत सारी घोषणा है, माई बहन योजना है, महागठबंधन और कांग्रेस दोनों लेकर के आई, फिर से उनका
आपका वो कर्ज जो है ये 2.5 लाख है, साथ उनका भी कुछ अमाउंट बढ़ा के उन्होंने कहा है। तो ये सब घोषणा उन्होंने भी की है, लेकिन फिर वही सवाल भरोसे का है। अगर आप भरोसा बना पाए, मतदाताओं तक ये बात पहुंचा पाए कि नहीं हम करेंगे, तो हो सकता है उसका फ़ायदा मिले। अदरवाइज नीतीश तो टेस्टेड हैं ही, इधर एनडीए तो टेस्टेड है ही। तो आपने समझा सर से कि किस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो टेस्टेड है और तेजस्वी यादव अपने घोषणा पत्र में तमाम वादे कर रहे हैं, लेकिन उन वादों को धरातल पे वो कैसे उतारेंगे ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से मैनिफेस्टो आया और उस मैनिफेस्टो में महागठबंधन ने एक बहुत बड़ा वादा किया है, उस मैनिफेस्टो का नाम भी आपको पता होगा, तेजस्वी प्रण। अब तेजस्वी यादव ने एक सरकारी नौकरी देने की हर घर में बात की है। सर वो क्या लगता है वो कितना इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? ये प्रैक्टिकली तो संभव नहीं लगता है, लेकिन उन्होंने एक बड़े वर्ग को साधने का जरूर प्रयास किया है। और बिहार में नीतीश कुमार ने इतना तो किया ही है कि लोगों की आकांक्षाएं बढ़ा दी हैं। पहले जो कुछ नहीं था, यानी कंपटीशन हाई है हाँ, सर। कंपटीशन बिल्कुल हाई है। और महिला को, युवा को एक वर्ग बना दिया उन्होंने। जो हम लोग जात पात में बटे हुए थे, अब लोग महिला को अलग करके सोचता है और युवा को अलग करके सोचता है। वो जाति और धर्म से परे है। नीतीश की ये उपलब्धि पानी जाएगी। और जहाँ तक हर घर को सरकारी नौकरी देने की बात है, ये सुनने में साउंड्स गुड, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में इसमें समय लगेगा। ये रातों रात होने की चीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। तो कहीं ना कहीं हर घर एक सरकारी नौकरी देने को लेकर अभी कई ऐसे लोग हैं, एक अलग वर्ग है जो वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इसको प्रैक्टिकल तरीके से देख पाना अभी हम उस तरीके से उसको देख नहीं पाएंगे। लेकिन हम उस मैनिफेस्टो की बारे में भी बात करेंगे जिसमें पोस्टर वॉर पे बात करेंगे, जहाँ पे तेजस्वी यादव का चेहरा, चाहे हम उनके नाम की जब सीएम पद को लेकर घोषणा हुई उस वक्त की बात करेंगे, या फिर जब मैनिफेस्टो जारी हुआ उस वक्त जब पोस्टर में तेजस्वी यादव दिखे और कहीं एक कोने में राहुल गांधी जो हैं वो नज़र आए। अब इन दोनों ये दोनों ये कहते हुए तो नज़र आ रहे हैं कि सीट बंटवारा हो गया, सीएम के चेहरे पर बात बन गई, लेकिन अब भी दोनों में तकरार जो है वो कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सर आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों पार्टियां बड़ी हैं। कांग्रेस बड़ी पार्टी है और राजद राज्य में बड़ी पार्टी है, तो दोनों के सीट को लेकर के तो बहुत तकरार लंबे समय तक चला। आखिर तक ले राहुल गांधी या तेजस्वी यादव फाइनल नहीं कर पाए, लेकिन अब करीब करीब क्लियर हो रहा है। इसका चुनाव में भी दिखाई पड़ रहा है कि दोनों बड़े नेता आकर के एक मंच पर साझा किए, आज भी साझा किए, तो इसका लाभ तो जरूर दोनों पार्टियों को मिलेगा। और एक बेहतर पहल है, अच्छी पहल है, इसको तो जनता भी स्वीकार कर रही है और नेता भी स्वीकार कर रहे हैं। सर क्या लगता है इस बार 2025 के चुनाव में हवा किस तरफ को बहती हुई आपको दिख रही है? अभी कहना मुश्किल है, अभी मुश्किल है। अभी थोड़े दिन आने दीजिए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है स्थिति क्लियर होती जा रही है, जनता का मूड भी बदल रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है। आपने जहाँ तक महिलाओं की बात की, तो महिला एक सशक्त वोटर के रूप में उभर रही है बिहार में, और इसके लिए नीतीश जी ने काफ़ी पहले से काम किया था। एक बड़ी बात बताऊं आपको कि जिन लड़कियों को उन्होंने 9th में साइकिल दी थी, वो आज 10 साल की हो चुकी, 10 के 15-20-25 साल से ऊपर पार कर चुकी हैं। तो ऐसी महिलाएं सशक्त नीतीश जी की वोटर हैं, जिनको साइकिल मिला, वस्त्र मिला, वो आज वोटर के रूप में नीतीश जी के साथ हैं। तो भी यानी कि जब उसने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की होगी उस वक्त से ही अपने पढ़ाई में जो सहयोग पाया नीतीश कुमार की तरफ से, अब वो जो है उनको वोटर बना चुकी हैं। तो ये उनके पास में कट्टर वोटर जो कहते हैं, आप समर्थक कहते हैं, उस रूप में उभर चुकी हैं ये लड़कियां। और कहीं माँ हैं, कहीं ऑफिस में काम कर रही हैं, तो उस समय तो विद्यार्थी थी, लेकिन आज ये वोटर हमारे हैं, तो वे नीतीश जी के साथ हैं और ये इसका लाभ उनको मिलेगा, निश्चित मिलना चाहिए। तो तमाम ये सब मुद्दे तो हैं ही, लेकिन इस बार के चुनाव में एक नया चेहरा जो उभर कर सामने आया वो है प्रशांत किशोर का। अब प्रशांत किशोर जो है, जब अनाउंसमेंट हुआ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, तो लोगों ने एक उम्मीद बनाई कि अब एक नया चेहरा, नया उम्मीदवार हमें मिला है, वो है प्रशांत किशोर। लेकिन जब चुनाव डेट और तारीखें नज़दीक आने लगी तो पता चला कि वो जो है कहीं से भी वोट नहीं लड़ने जा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? उन्होंने तो कई बातें, उसके कई रीजंस दिए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही है वो थोड़ा आपको बता देती हूँ। दरअसल सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है
कि प्रशांत किशोर जो है एफिडेविट में उनको अपनी संपत्ति को लेकर पूरा खुलासा करना पड़ता। इस वजह से कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो है वो अपना नाम सामने नहीं लाए। लेकिन ये बात है सोशल मीडिया के पर जो चर्चा करते हैं उसके। सर हमारे क्या सोचते हैं, क्योंकि ये लोगों के बीच में और डेप्थ में नॉलेज रखते हैं, इनसे समझते हैं। सर आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर ने अपना नाम सामने क्यों नहीं रखा? इस बात की वास्तव में चर्चा है लोगों में। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए प्रशांत किशोर कई राज्यों में कई पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं। मुझे लग रहा है कि शायद उन्हें इस बात का आभास हो गया कि बिहार अन्य राज्यों से अलग है। यहाँ जाति और धर्म की जो राजनीति है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात को शायद वो पकड़ लिए जनता की नब्ज, और मुझे लग रहा है इस वजह से वो पीछे कदम अपना खींच लिए। जी। अच्छा, प्रशांत किशोर के कदम खींचने के पीछे आपका ये कहना है? लोग यही बोल रहे हैं कि इस वजह से वो जान रहे हैं कि बिहार बंगाल और गुजरात नहीं है, यहाँ बिहार दूसरी मिट्टी है बिहार की, इसलिए शायद वो पीछे हो गए। जी। अच्छा, प्रशांत किशोर का आना और उनकी पार्टी जो जिस तरीके से एक तैयारी कर रही है, क्या लगता है वो सबसे ज़्यादा डेंट किसको पहुंचाएगी? निश्चित वो दोनों लोगों को कर रहे हैं। ज़्यादातर कुछ लोगों का मानना है एनडीए को ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ प्रत्याशी ऐसे रखे हैं जहाँ पे भाजपा और जदयू से आए हैं वो लोग ज़्यादा हैं, और कई जगह पे तो राजद के नेताओं को भी उन्होंने टिकट दिया है। अब कुछ ऐसे साफ सुथरी छवि डॉक्टर हुए, प्रशासनिक अधिकारी है, उन लोगों को भी दिया है। उनकी अच्छी छवि है, तो वो लोग भी निश्चित रूप से दोनों गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, हम थोड़ा जेनजीज के बारे में हमने बात तो की, लेकिन हम एनडीए गठबंधन में जिस तरीके से मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया है, और मैथिली ठाकुर जो है वो कितना कमाल दिखा पाएंगी इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में, वो भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कितना वो कमाल दिखाएंगी या फिर क्या कुछ कर पाएंगी वो। अपने गीत में तो पूरे अच्छे तरीके से सारेगामापा समझती है, लेकिन चुनाव के सारेगामापा को वो कितना समझ पाई हैं वो हम सर से समझने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है मैथिली ठाकुर इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में, उनको टिकट तो मिल गया है, लेकिन जिस तरीके से वो गीत में अपने सुर लगाती हैं, इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में वो कितना सुर लगा पाएंगी? अभी तो पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि यंग एज की हैं, अभी उनको ग्राउंड पे काम करना चाहिए। क्योंकि टिकट तो मिल जाना, क्योंकि बड़ी पार्टी है, चर्चित चेहरा है वो, बिहार के लिए काफ़ी अच्छा मैथिली में गाना गाती हैं, उनको हम लोग भी सुनते हैं, अच्छी है। लेकिन एज ए राजनेता हम लोग देखें, एज ए पॉलिटिशियन अगर देखें तो उस लायक अभी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि वो भी उतना भी ग्राउंड पे काम नहीं किया। अगर टिकट मिल जाता है कहीं से तो वो जीत तो नहीं पाए। देखते हैं क्या होता है, कहा नहीं जा सकता है, ऐसा हम लोग कह नहीं सकते हैं क्या होगा, लेकिन देखते हैं। कोशिश अगर और करती, अगर समय देती तो अच्छा कर पाती। अब इतना अचानक से टिकट मिला है, दिल्ली से आई है, तो बिहार में वो रहती नहीं है। सुने कि दिल्ली में फ्लैट वगैरह रखी हैं वो, तो बिहार आई हैं, तो देखते हैं कि बिहार के लोग उनको किस तरीके से प्यार देते हैं, क्या देंगे। तो रिजल्ट 14 तारीख को पता चलेगा ही, हम लोग भी उसका इंतजार करें। अच्छा, आपसे एक और सवाल लेना चाहूँगी, क्योंकि आप भी युवा हैं, तो किस तरीके से आप इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं और किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? देखिए, वैसे तो मेरी ये पहली विधानसभा चुनाव है। पिछले मैं लोकसभा में दिया था वोट, पहली मेरी ये वोट है, और मेरी वोट विकास पे जाएगी, क्योंकि मैं युवा हूँ। विकास और जो सरकार स्किल डेवलपमेंट पे काम कर पाए, क्योंकि देखिए सरकारी नौकरी सबको प्रोवाइड कराई, इतनी तो सरकारी नौकरी है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या बिहार गवर्नमेंट हो। तो वैसी ही सरकारी चाहिए जो स्किल पे काम करे, कुछ अपने अंदर हो, ताकि आगे जाके हम लोग कम्पीट कर पाएँ अदर स्टेट के लड़कों के साथ। हम लोग बैठते हैं, अभी मैं रिसेंटली मैं दिल्ली से आया हूँ, तो लोग देखते हैं कि जो यहाँ से बच्चे जाते हैं तो क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि उस तरीके का लोग नहीं डेवलप कर पाते हैं खुद को। तो उस पर काम करे वो सरकार, वैसी सरकार को हम लोग वोट करेंगे। और इस बार चुनाव काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि तीसरी पार्टी जो जनसुराज आई है वो भी प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से कर रही है, उसमें युवा भी जुड़े हुए हैं। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, हम लोग भी उसका इंतजार करें। नहीं, अब इंडिया अलायंस में की जो मैनिफेस्टो, महागठबंधन की जो मैनिफेस्टो है, उसमें एक हर घर में एक सरकारी नौकरी की बात की गई, कैसे आप देखते हो? ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? बताइए, लिमिटेड सरकारी नौकरी है, रेलवेज हो गया या अभी जो टीचर वगैरह का बिहार में पीएससी टीचर को दिया जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबको सरकारी नौकरी मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर इतना बड़ा संस्था चल रहा है तो अगर सरकारी नौकरी ही तो बाकी जो प्राइवेट संस्थानें हैं वैसी वहाँ
कौन काम करेगा, ऐसी चीज़ें हैं। तो सरकारी नौकरी तो पॉसिबल है, वो बड़बोले में बोल दिए हैं, वो तो चुनावी मैनिफेस्टो कोई कुछ भी बोलते हैं, लेकिन धरातल पे वैसा पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या। महिलाओं को लेकर हमने बात तो की, लेकिन थोड़ा ये भी समझना ज़रूरी है कि आखिर ग्राउंड ज़ीरो पर अगर हम पहुंचते हैं और महिलाओं तक पहुंचते हैं तो महिलाएं क्या सोचती हैं इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। मैम, आप कैसे सोच रही हैं, कैसे देख रही हैं इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव को? क्योंकि महिला 2020 के अगर हम ग्राफ को देखें तो 59% जो पूरी महिलाओं ने वोट किया उसमें से 59% थी, और पुरुष जिन्होंने वोट किया उसमें 46% है। इस बार महिला जो है किसको आगे बढ़ाना चाह रही हैं? बिहार चुनाव की बात करें तो महिलाओं के पसंदीदा नेता नीतीश कुमार हैं, वो सब लोग जानते हैं। इस बार मजबूत योजनाएं और मजबूती दिलाएंगी उनको, इस पर कतई कोई सवाल नहीं है। लेकिन विपक्ष के पास भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास, आधे अधूरे विकास कार्य हैं, उसको लेकर के वो वहाँ की जनता में कुछ रोष है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए इस बार विपक्ष भी मजबूत है। विपक्ष का मैनिफेस्टो भी जो आया वो भी काफ़ी मजबूती से वो भी आगे भी वो मतलब जो काम करने वाले हैं वो इनको कड़ी टक्कर देंगे। इसलिए कांटे की टक्कर तो होगी ही। विपक्ष चूँकि वो उन अधूरे कार्यों को लेकर के अपने जो भी ये तैयार किए हैं उसको लेकर के भी जनता एक बार सोच रही है। लेकिन महिलाओं के तो पसंदीदा नेता नीतीश कुमार ही हैं। महिलाओं के पसंदीदा नेता जो है वो नीतीश कुमार ही है। लेकिन थोड़ा सा सर आपसे समझना चाहेंगे, मुंगेर जो एक हॉट वैसे ही विधानसभा सीट है, अब जब एक पीके के अगर बात बोले प्रशांत किशोर के जो सपोर्टर हैं उनकी हत्या के बाद जिस तरीके से बात वहाँ पे और बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, जो जगह है वो मुंगेर लोकसभा है, विधानसभा मोकामा है। मोकामा विधानसभा से क्षेत्र से ये घटना हुई है। तो ये दुलारचंद यादव की जो हत्या हुई है, दुलारचंद यादव द ग्रेट दुलारचंद के नाम से जाने जाते थे। 90 जब लालू का शासन था और उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ भी 2010 में चुनाव लड़ा है और भी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ा था। और दुलारचंद यादव की पत्नी 2001 में मुखिया के प्रत्याशी थी और मुखिया का चुनाव वो तारतर विधानसभा क्षेत्र है मोकामा में, वो टाल इलाका है। टाल के बारे में पता नहीं आप कितना जानती हैं। तो टाल क्षेत्र में तारतर पंचायत है जहाँ से दुलारचंद की पत्नी पहली बार 2001 में मुखिया बनी थी। और दुलारचंद यादव जिला परिषद के जो सदस्य का सीट था उससे वो हार गए थे। वहाँ से अंजनी कुमार जिला परिषद के सदस्य चुने गए थे। दुलारचंद यादव के गांव में ही आज भोज था, तारतर गांव में ही भोज था। और भोज के बाद ये लोग निकल रहे थे, जा रहे थे कहीं और प्रचार के लिए। तो जैसे ही गांव से बाहर आए तो साहोपुर गांव है, उसी गांव के पास आमने सामने दो काफिले थे चुनाव प्रचार से रिलेटेड, और उसमें गाड़ी एक दूसरे से सट गई है। उसके बाद वहां पर गाली गलौज का जो होता है गांव में, ये इस तरह से झगड़ा हुआ है और उसके बाद उनकी हत्या हो जाती है। तो इसमें कोई राइवलरी वाली बात नहीं है, एक घटनाक्रम है कि वो एक गाड़ी एक दूसरे से सट गया और उस इलाके में जो उनकी दबदबा रहा है, घोड़े की सवारी होती थी उस इलाके में, कोई सवारी नहीं थी। 2005 के पहले कोई सड़क नहीं थी, अब तो गाड़ी जा रही है, फराटा भर रही है। अनंत सिंह उस इलाके में वो लैंड क्रूजर से घूम रहे हैं। तो आज सभी तरह की सुविधाएं टाल क्षेत्र में आ गई है। तो एक इस घटना के बाद जो इम्पैक्ट ये वहाँ पड़ेगा, वैसे बिहार की जो जातीय समीकरण तो बनता ही है। मोकामा में धानुक समाज से जो प्रत्याशी हैं वो धानुक समाज का अच्छा खासा वोट है और वो टाल क्षेत्र में वो रहते हैं। और जन सुराज ने धानुक जाति से वो पिछली बार लोकसभा के चुनाव लड़े थे, 15,000 वोट आया था। नोटा का 21,000 वोट आया था और ये जो जन सुराज के जो कैंडिडेट हैं उनको लोकसभा में 15,000 वोट आया था, उनको प्रत्याशी बनाया है। ठीक है, तो जातीय समीकरण के आधार पर देखा जाएगा तो वो धानुक का वोट है। और दुलारचंद यादव यादवों के चहेते रहे हैं, तो यादव भी उधर उनके सहानुभूति आ सकती है। तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा पड़ सकता है। जो धानुक
समाज का या जो कमज़ोर समाज का वोट एनडीए को या आनंद सिंह को जाता था, वो वोट संभवतः बिखर सकता है, इनके हाथ से निकल सकता है। बाकी जो बचे जो निर्णायक वोट शहरी क्षेत्र में या उपरवार क्षेत्र में, टाल से अलग के क्षेत्र में, उसमें सवर्ण वोट की अधिकता है। तो सवर्ण वोट में दो सवर्णों के बीच की लड़ाई होगी। तो ये इस दुलारचंद यादव की हत्या का इम्पैक्ट मोकामा के विधानसभा में पड़ने की संभावना पूरी तरह है। लेकिन एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो इसमें तमाम मुद्दे हैं। प्रशांत किशोर नया चेहरा है, महिला जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेस है इस वोट को लेकर, जो बहुत ही हाई डिफरेंस के साथ वोट करती हैं। उसके अलावा जो है वो रोजगार को लेकर हम बात करते हैं, तमाम युवा जो हैं वो रोजगार को लेकर बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब हम आपको कुछ सीटों का जो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है उस पर भी समझाएंगे, उस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे उन लोगों से जो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और ग्राउंड पर पूरे एक्टिव नजर आते हैं। सर, आपसे हम पटना के बारे में समझना चाहेंगे, क्योंकि आप पटना में जो है वो पूरे एक्टिव रहते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो पटना में क्या समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पटना में चूँकि पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पे लगभग आते जाते रहते हैं, तो यहाँ थोड़ा मिला जुला है। लेकिन ये पटना का, खास करके पटना शहर का जो 5 सीट है वो अभी तक भाजपा का रहा है। जो है उसमें कभी दानापुर है वो राजद का है, लेकिन इस बार वहाँ से भाजपा भी जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री को उतारी है मैदान में। तो कुल मिला के देखें तो अभी चुनाव प्रचार का जो है उस तरह से नहीं है, लेकिन 2 नवंबर को संभावित है प्रधानमंत्री के यहाँ रोड शो। तो रोड शो के बाद थोड़ा चुनाव का फिजा यहाँ जो है और रंग लेगा। लेकिन अभी लोग जो है वो डोर टू डोर प्रचार में लगे हैं, प्रत्याशी, चाहे वो पटना जो आप जहाँ अपना ऑफिस है अभी दीघा, तो यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और जो लेफ्ट से लड़ रही हैं महागठबंधन से, दोनों का ये है कि दोनों डोर टू डोर कैंपेन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सुबह में निकल रहे हैं, फिर शाम, तो 2 टाइम में दोनों लोगों का ये चल रहा है। उसी तरह से आप अगर बात करें बगल में जहाँ से नितिन नवीन बिहार सरकार में मंत्री हैं वो लड़ रहे हैं बांकीपुर से, वहाँ भी अमूमन पटना शहरी सीट जो है वहाँ डोर टू डोर प्रचार पे ही फोकस किया जा रहा है। और छोटी बड़ी सभाएं जो है वो नुक्कड़, आप जिसे कहते हैं वो नुक्कड़ सभाएं यहाँ पे चल रही है। लेकिन 2 नवंबर के बाद जो है 2 से 4 तक यहाँ पे चलना है, तो उस दौरान थोड़ा सा इसमें और तेज़ी आएगी और लोगों का मूड जो है फिर और बदलता हुआ नजर आएगा। अभी मतदाता चुप हैं, नेता बोल रहे हैं, मतदाता सुन रहे हैं। मतदाता चुप हैं और नेता जो है भी बोल रहे हैं, लेकिन जब मतदाता भी बोलेंगे। लेकिन एक और सवाल आपको समझाएंगे, ये कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कि छठ को लेकर, क्योंकि छठ जो है एक इमोशन है, भावना है, जो हर एक बिहार के लोग या फिर जो भी पूर्वांचल के लोगों की बात करें, यूपी के जो लोग छठ करते हैं उनकी बात अगर हम करें तो उनके खून में रचा बसा हुआ है छठ। आप उनसे अगर डिफाइन करने के लिए कहेंगे तो बताएंगे कि ठेकुआ जो बनता है उससे लेकर गेहूं को सुखाने तक हर एक चीज़ में इमोशन है। लेकिन जब राहुल गांधी छठ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो ताने कसते हुए नजर आए और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उसका जवाब भी दिया, उस पर जनता किस तरीके से देखती है वो सर समझेंगे। सर, किस तरीके से जनता देख रही है? देखिए, यहाँ पे क्या है कि इस बार 2 मुद्दे बड़े साफ हो गए। एक तो जाति जो है, जाति वाला जो आपका फोकस था लगभग काफ़ी कम हो गया। यहाँ पे वैसे देखा जाए तो ईबीसी ओबीसी ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद यादव हैं और भी लोग हैं। लेकिन इस बार जाति फैक्टर काम नहीं कर रहा है, विकास की बात हो रही है। और जब विकास को आपको विकास के रास्ते पे दोनों लोगों ने पहले फाइट की, चाहे वो आपका महागठबंधन हो या फिर राज्य गठबंधन हो। लेकिन अब जब विकास की बातें लगभग दोनों लोगों की पैरेलल चल रही हैं, वो कह रहे हैं मेरे मुद्दे छीन रहे हैं, मुद्दे, तो एक भावनाओं को भड़काने वाली बात है। तो दोनों ओर से मतलब भावनाएं भड़काने का ही काम हो रहा है, किस तरह से भावनाएं उद्वेलित की जाए। लेकिन इसका कोई असर अभी तक फील्ड पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि जैसे देख रहे हैं अभी जो इन लोगों का मेन प्रचार चल रहा है, दोनों ओर के प्रत्याशी जो भी फोकस है, एक में 3 लोग हैं जो अभी तक ज़्यादा सक्रिय हैं। एक और राजग, महागठबंधन और जनसुराज, तीनों लोग विकास पे ही फोकस कर रहे हैं। इस तरह की बातों बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए केवल भावनाएं, चाहे वो कोई भी भड़का रहा हो, उससे जनता पर असर नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा कोई असर नहीं, जनता पर असर नहीं दिख रहा है। जनता बहुत समझदार हो गई है।
बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आपने समझा कि किन किन मुद्दों पर बिहार विधानसभा चुनाव में जो है वो लोग फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम पार्टियां जो है अपनी अपनी रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन होती है, जनता तय करती है कि आखिर किसी भी प्रदेश की हम बात करें, किसी भी राज्य की बात करें, वहाँ क्या होना है ये तय जनता ही करती है। और ख़ासकर इस बार महिलाओं का जो आंकड़ा है वो हमने आपको समझाया कि किस तरीके से अब महिला वोटर जो है वो 5 साल की जो धारा होगी, 5 साल क्या कुछ होना है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं का उसमें मतदान ज़्यादा होता है। तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा वो हमें उसका रिजल्ट जो है वो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन पहले मतदान की जो डेट है वो है 6 तारीख, जो बहुत ही करीब है। उसके बाद 11 तारीख, उसके जस्ट कुछ दिनों के बाद, और 14 तारीख वो तारीख है जब हर एक कोशिशों का जो रिज़ल्ट होता है वो हमारे सामने होगा। लेकिन आप इन तमाम मुद्दों को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लगता है किस किस सरकार बनेगी, कौन इस बार फतेह करेगा और कौन इस बार बिहार की कुर्सी पर राज करने वाला? आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।